तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। हु हैज़ बिकम द न्यू वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर? विश्व का नया नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये है डैनियल मेडवेडेव। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। डैनियल मेडवेडेव जो कि बिलोंग करते हैं रसिया से, ठीक है, और ये बन चुके हैं वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर अकॉर्डिंग टू एटीपी रैंकिंग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 की, तो इसमें हमें एक याद आता है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की एक जूनियर रैंकिंग आई थी। क्या है? जूनियर रैंकिंग। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की पहली इंडियन शटलर या बैडमिंटन ही कह सकते हैं, ठीक है, वो बन चुकी हैं वर्ल्ड नंबर 1, जिसका नाम है तस्नीम मीर, ठीक है। और ये अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में ये आया है, अंडर 19 में, और ये बिलोंग करती हैं इंडिया के गुजरात से, ठीक है। और ये बन चुकी हैं वर्ल्ड नंबर 1 जूनियर रैंकिंग्स में, वर्ल्ड फेडरेशन में। ये याद रखना है आपको। तो बात अगर स्पोर्ट्स की है, तो अंडर 19 जो एशिया क्रिकेट कप हुआ था, ठीक है, एशिया क्रिकेट कप 2021, इसको किसने जीता? इसको इंडिया ने जीता है श्रीलंका को हराकर, ठीक है, ये याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड उम्बर्ट्स पर्सन ऐप? कौन सा? उम्बर्ट्स पर्सन ऐप किस केंद्रीय मंत्री ने लोकपाल ऐप जारी किया है? तो ये मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, गिरिराज सिंह किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और साथ में पंचायती राज, 2 मिनिस्ट्री है इनके पास, ठीक है, ये याद रखना है। गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? ये आपको मिलेगा बिहार के बेगूसराय, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड? विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, इसको प्रपोज किया गया था 2010 में ही, और किसके द्वारा? तो जो भी बाल्टिक कंट्री हैं, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज़ किसको कहते हैं? जो कंट्रीज़ बाल्टिक सी के आसपास है, उनसे बॉर्डर वगैरह शेयर करते हैं, उन सब कंट्रीज़ को बाल्टिक कंट्रीज़ हम बोलते हैं। और ये कितने हैं? 12 कंट्रीज़ हैं। जैसे कौन कौन सी? बेलारूस, ठीक है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रसिया भी है, नॉर्वे और स्वीडन। तो ये सब कंट्रीज़ हैं बाल्टिक कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम विच कंट्री? तो भारत ने किस देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा याद रखना है। तो यूक्रेन से अपने नेशनल्स को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत सरकार ने चलाया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा यूक्रेन रसिया टेंशन चल रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरह से इन्हें लाया जा रहा है। अब देखिए, यूक्रेन रसिया के जो टेंशन चल रहे हैं, रसिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन शुरू कर दिया है, इसमें क्या है कि बहुत से चीज़ें, बहुत से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं रिलेटेड टू यूक्रेन इन द एग्ज़ाम।
तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताते हैं जिसके थ्रू आप ये समझ पाओगे। तो ये मैप देखिए, मैप में ये है भारत, हम लोग यहाँ पे हैं, ये दिल्ली है, ठीक है। तो ये भारत का कुछ पोर्शन हमने अब दिखाया है आपको। यहाँ से आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलोगे तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा यूक्रेन। ये वाला जो आप देख रहे हो कंट्री, ये है यूक्रेन, ठीक है। अब ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन की कैपिटल काइव है, और ये है रसिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऐसा पूछेगा कि कौन सी कंट्री यूक्रेन से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए कि कौन शेयर करता है, तो आप आसानी से बता दोगे। तो पहली तो रसिया शेयर करता है, तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यूक्रेन से रसिया तो अपना बॉर्डर शेयर करता ही है, क्योंकि यूक्रेन ऑब्वियसली एक बार 1991 में यूएसएसआर जब टूटा था तो यूएसएसआर से ही अलग हुआ है यूक्रेन। फिर ये जो है बेलारूस से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पोलैंड से बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन। यहाँ पे स्लोवाकिया से भी बॉर्डर शेयर करता है। हंगरी से बॉर्डर शेयर होता है, रोमानिया से बॉर्डर शेयर होता है, और मोल्डोवा से बॉर्डर शेयर होता है। तो कितनी कंट्रीज़ हो गई यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करने वाली? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ हो चुकी हैं जो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करती है। रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा, ठीक है। ये तो हो गई कंट्रीज़ लैंड बॉर्डर की हम बात हमने कर ली। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सी है, यहाँ पे समुद्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यूक्रेन के साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा सी है, ये वाला सी, इसको क्या बोलते हैं? इस सी को बोलते हैं सी ऑफ एजोव। क्या है? सी ऑफ एजोव बोलते हैं। और ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये है ब्लैक सी, ठीक है। अब सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में लिंक है। अब इस लिंक को हम क्या बोलते हैं? कौन सा स्ट्रेट है ये? तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च। क्या है? स्ट्रेट ऑफ कर्च हम इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो सी है, इस सी से यहाँ पे आता है एक, यहाँ पे एक छोटा सी है बीच में, ये मैं जहाँ पे राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे भी एक छोटा सी है। इस सी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सी ऑफ मारमरा, ठीक है। क्या? सी ऑफ मारमरा। अब यहाँ पे सी ऑफ मारमरा और ब्लैक सी को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दो वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सा है? बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो सी ऑफ मारमरा है, ये इस सी के थ्रू ये पूरा मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो रहा है, इसका ये किस स्टेट के थ्रू हो रहा है? ये जो हो गया सी ऑफ मारमरा, तो सी ऑफ मारमरा से सी ऑफ ब्लैक सी जो कनेक्ट कर रहा है वो तो बॉस्फोरस हो गया, लेकिन सी ऑफ मारमरा से मेडिटेरेनियन सी जो कनेक्ट कर रहा है नीचे वाला जो, वो क्या है? इसके बीच में जो लिंक दे रहा है, ये इस लिंक को क्या नाम है? कौन सा स्ट्रेट है ये? ये है डार्डेनल्स स्ट्रेट, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाली जो सी है बीच में, ये है सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव ब्लैक सी को जो कनेक्ट करती है, दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने वाली लाइन को, नैरो लाइन को हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है।
फिर ब्लैक सी को एक यहाँ पे जो छोटा सा सी है, सी ऑफ मारमरा, इसको कनेक्ट कर रहा है। ये कौन सा स्टेट है? बॉस्फोरस स्टेट। और उसके बाद ये बॉस्फोरस स्टेट मेडिटेरेनियन, सॉरी, ये जो मारमरा सी है मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है। ये कौन सा स्टेट है? डार्डेनल्स स्टेट है। ये भी आपको याद रखनी है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, यूक्रेन की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर की हम बात कर रहे हैं, तो वो है नाइपर। ठीक है, डी यहाँ पे आगे रहेगा, लेकिन डी पढ़ना नहीं है, प्रोनाउंसिएट करना है नाइपर, डी साइलेंट होगा। देन आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी है, अब तो कुछ खास रहा नहीं। ठीक है, इतना से एनफ है, दैट इज़ एनफ। नेक्स्ट, which bank has partnered with NPCI, National Payment Corporation of India, to launch MSME रुपे क्रेडिट कार्ड? MSME मैक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रुपे क्रेडिट कार्ड। तो MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ भागीदारी की है? ये कौन सा बैंक है? ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और हमारे यूनियन MSME मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। अब बैंकिंग अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो हाल ही में कुछ बैंक न्यूज़ में थे। जैसे एक बैंक है JP मॉर्गन, ये अमेरिका का बैंक है। ये पहला बैंक बना है जिसने शॉप, अपनी दुकान खोली है। कहाँ पे? मेटावर्स में। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर देखिए एक बैंक है कोटक महिंद्रा। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, इसने पार्टनरशिप करी है, एक कंपनी है ईज़टैप। ईज़टैप के साथ पार्टनरशिप करिए, किस लिए? तो इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल के लिए, यानी POS के लिए, इंटीग्रेटेड POS के लिए प्रोवाइड करने के लिए ईज़टैप के साथ समझौता करी है। फिर देखिए एक इंश्योरेंस कंपनी है पैसा बाज़ार। क्या है? पैसा बाज़ार। पैसा बाज़ार एक अपना लॉन्च किया है पैसा ऑन डिमांड। ठीक है, एक इनिशिएटिव अपना लॉन्च किया, पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड। तो इसके किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है पैसा बाज़ार ने पैसा ऑन डिमांड को लॉन्च करने के लिए? RBL बैंक के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P8I हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो पनडुब्बी रोधक युद्ध विमान P8I किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये कौन सा कंपनी है जिसने इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है बोइंग के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोइंग जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है, और इससे हम 12th 12वां इंडियन नेवी ने रिसीव किया है 12वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P8I। वैसे पी को पोसाइडन भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, who has become a full-time member of the Prime Minister's Economic Advisory Council? तो कौन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बन गया है? तो ये देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने कोई हेड नहीं कहा कि इसके कुछ हेड बन गए हैं, इसके मेंबर बने हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। तो ये कौन है? संजीव सान्याल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन आपसे अगर पूछे कि प्राइम मिनिस्टर यानी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है PM का, प्राइम मिनिस्टर का, इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, ये बताओ, तब आपको बोलना है
विवेक देब्रॉय। और विवेक देब्रॉय जो हैं वो नीति आयोग के भी मेंबर हैं। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। द ग्रेट टेक गेम, ये जो बुक है इसको किसने लिखी है? द ग्रेट टेक गेम, इसको लिखा गया है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में एक बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, जिसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। ठीक है। हाल ही में एक और बुक लिखी गई है जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी पे, ममता 2021 एंड बियॉन्ड। इसको लिखा है जयंता घोषाल ने। एक बुक थी द इंडोमिटेबल, ये एक ऑटोबायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य की, जो फॉर्मर SBI गवर्नर भी रह चुकी हैं। हाल ही में एक जो फर्स्ट वीमेन IPS ऑफिसर हैं किरण बेदी, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पौंडीचेरी की रह चुकी हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। तो ये जब गवर्नमेंट थी पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो बेसिकली उसी पे ये बेस्ड है, फियरलेस गवर्नेंस, ये इनकी किताब। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ERP सिस्टम ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। किस केंद्रीय मंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड की ERP प्रणाली शुरू की है? ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। तो ERP सिस्टम ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत करी है प्रहलाद जोशी ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, प्रहलाद जोशी हैं क्या, कौन सी मिनिस्ट्री है संभाल रहे हैं? तो दो मिनिस्ट्री है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे है कोल, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सादिया तारिक हैज़ ओन विच मेडल इन वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप 2022। तो भारत की सादिया तारिक ने वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक है गोल्ड। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप 22 ये कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था मॉस्को में, और मॉस्को आपको मालूम होना चाहिए ये कैपिटल है रशिया की। प्रेसिडेंट है रशिया के व्लादिमीर पुतिन। रशिया के एक जर्नलिस्ट हैं दिमित्री मुरातोवा, जिनको 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। और नोबेल पीस प्राइज़ 2021 सिर्फ दिमित्री मुरातोवा को ही नहीं मिला है, बल्कि फिलीपींस के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है मारिया रेसा, इनको भी दिया गया है साथ में। सादिया तारिक
15 साल की ये लड़की है जो बिलोंग करती है भारत के जम्मू एंड कश्मीर से, पर्टिकुलर कहें तो श्रीनगर से। एक बच्चा है भरत सुब्रमण्यम, ये बिलोंग करता है तमिलनाडु को और ये बन चुका है भारत का 73rd ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ फॉर्म्ड मरीन अलाइड फोर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मरीन लाइफ? समुद्री जीव के संरक्षण के लिए किस राज्य ने समुद्री अभिजात वर्ग बल का गठन किया है, यानी मरीन अलाइड फोर्सेस का गठन किया है किस राज्य ने? तो कोई कोस्टल, यहाँ से एक आइडिया हम लगाएंगे कि कहीं ना कहीं ये कोई कोस्टल स्टेट होगा जिसका तट होगा, समुद्र से लगता होगा। एंड ऑफ कोर्स ये कौन सा राज्य होगा? तो आंसर सही कौन सा होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली जो गल्फ़ ऑफ मन्नार में जो बायोडाइवर्सिटी है, पाक बे में जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करने के लिए ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये मरीन अलाइड फोर्स का गठन किया है। MK स्टालिन हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और RN रवि हैं गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। रिसेंटली मुनीश्वर नाथ भंडारी ये बन चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 एंड आज का लास्ट सवाल, हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ D2S डायरेक्ट टू होम? D2S के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने इनको अपॉइंट किया है एज डायरेक्ट टू होम, इनकी जो सर्विस है उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। याद होना चाहिए आपको कि ऋषभ पंत जो हैं पिछले साल उत्तराखंड टूरिज़्म के ब्रांड एम्बेसडर थे। उत्तराखंड के इस बार ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? अक्षय कुमार को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। नेशनल साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल हम 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड किया गया था। 28 फरवरी 1928 को ये रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड किया गया था। किसके द्वारा? तो बहुत ही मोस्ट फेमस साइंटिस्ट हैं CV रमन, इंडियन साइंटिस्ट हैं। यहाँ पे आप देख पा होगे पिक्चर। CV रमन इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड किया था 1928 को। तो एक तरह से उनके कमेमोरेट करने के लिए, उनके इस कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड ऑब्वियसली हमारा साइंस में क्या पार्टिसिपेशन है उन सब चीज़ों पे गौर करने के लिए हम करते हैं। और इतना ही नहीं, जो CV रमन जी हैं इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जी हाँ, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार, प्राइज़ फॉर फिजिक्स। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि नेशनल साइंस डे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1986 में अनाउंस किया था। 1986 से ये
ऑब्ज़र्व किया जा रहा है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। और नेशनल साइंस डे 2022 का थीम क्या है? ये है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकर्षण सदन इज अ ड्रेजिंग म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो निकर्षण सदन एक ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देखिए ड्रेजिंग क्या होता है। देखिए ड्रेजिंग जब कोई शिप पानी में चलती है तो जब कहीं पे क्या होता है कि बहुत सारा मिट्टी होता है, बहुत सारा कीचड़ होता है, तो उस कीचड़ पे शिप को चलने में परेशानी होगी अगर ड्रेजिंग नहीं होगा। तो ड्रेजिंग जो है, इसी ड्रेजिंग मशीन के कारण ये वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह है उसको नीचे से हटता रहता है और शिप वहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ लिए ड्रेजिंग आप समझ सकते हो। तो यही निकर्षण सदन एक ड्रेजिंग म्यूजियम है जिसको इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और किसने इनॉग्रेट किया है इसको? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर पोर्ट्स एंड पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने ही ये किया है। और सर्बानंद सोनोवाल ने ही हाल ही में एक और फ्लैग ऑफ किया है। बिहार के पटना से एक शिप गई है, कह सकते हैं जो सामान ले जाने वाली शिप, कार्गो जिसको हम बोलते हैं, कार्गो शिप। ठीक है, वो पटना से गई है कहाँ पे? पांडु। पांडु आपको मिलेगा असम में। पांडु एयरपोर्ट तक ये कार्गो शिप गई है। और इसको भी फ्लैग ऑफ किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और ये जो शिप गई है पटना से, बिहार के पटना से पांडु तक, इस शिप का क्या नाम है? इस शिप का नाम रखा गया था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और इसके साथ ही ये ड्रेजिंग म्यूजियम इनॉग्रेशन के साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग, इसका भी इनॉग्रेशन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में ही। ठीक है, अच्छा विशाखापट्टनम किस स्टेट में है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। आंध्र प्रदेश की एक ही कैपिटल है और वो है अमरावती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक ही कैपिटल है? क्योंकि आंध्र प्रदेश ने हाल ही में, पहले से 3 प्रपोज़ल था कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाई जाएगी, लेकिन इस प्रपोज़ल को कैंसिल कर दिया है वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। और इन्होंने कहा है कि अब सिर्फ एक ही कैपिटल होगी और वो होगी अमरावती। ठीक है, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक विल बिकम फर्स्ट मल्टीलैटरल एजेंसी टू ओपन एन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी? कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाला पहला बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल एजेंसी बन जाएगा?
तो ये कौन सा बैंक है? ये बैंक है एनडीबी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसको ब्रिक्स कंट्रीज़ ने बनाई है। ठीक है, इसको किसने बनाया है इस बैंक को? तो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की ये ग्रुप है ब्रिक्स। ठीक है, तो ये गिफ्ट सिटी में खोलेगा। गिफ्ट सिटी है कहाँ पे? तो गिफ्ट का मैं फुल फॉर्म बता दूंगा, आप समझ में आपको आ जाएगी। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। इसका शॉर्ट है गिफ्ट। आचार्य देवव्रत ये हैं गवर्नर ऑफ गुजरात। और चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। ये हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किस स्टेट के पास है? तो आपका आंसर होगा गुजरात। कि आपको मालूम होगा गुजरात कुछ इसका कोस्टल लाइन कुछ ऐसा है, तो इसके इस तरह के कोस्टल लाइन होने के कारण इस सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन, इसकी लेंथ है कोस्टल लाइन की सबसे ज़्यादा गुजरात की। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो बताओ आप कि एनडीबी का सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा कंट्री है? आप फट से बोलोगे सर वही जो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने बनाई है, तो सारे ब्रिक्स कंट्रीज़ ही मेंबर होंगे। तो जी हाँ, इतना तो मेंबर्स हैं, इसके साथ 4 और भी मेंबर हैं इसके, जो ब्रिक्स के तो मेंबर नहीं हैं बल्कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं। और ये कौन कौन से बैंक हैं? तो सबसे लेटेस्ट अगर मैं बताऊं तो वो होगा उरुग्वे। ठीक है, कौन? उरुग्वे होगा आपका ये सबसे लेटेस्ट। फिर है एक बांग्लादेश। ठीक है, यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश, यूएई। एक्चुअली उरुग्वे नहीं बल्कि इजिप्ट है। इजिप्ट को मैं लास्ट में लिख रहा था। ठीक है, इजिप्ट सबसे लेटेस्ट मेंबर है जो इस साल ही बना है। ठीक है, 2022 में ही। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स के तो मेंबर नहीं हैं बल्कि एनडीबी के मेंबर हैं। ठीक है, उरुग्वे, बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, एनडीबी का हेड क्वार्टर आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ सर्टिफाइड द फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन? किस देश ने पहला प्लांट आधारित यानी पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणित किया है? तो अप्रूवल दे दी गई है। किसने अप्रूवल दिया है? ये देश है कनाडा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और कौन सी वो मेडिसिन है जिसको अप्रूवल मिली है? कोवीफेंस। ठीक है, ये मेडिसिन है जिसको जॉइंटली डेवलप किया है मेडिकागो कंपनी है एक, और दूसरी कौन सी कंपनी है? ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन। ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन और मेडिकैगो, इन दोनों ने मिलकर इस कोविफेंस को डेवलप किया है जो एक प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, टीका है। कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है जिसको प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको प्रोड्यूस किया है। लेकिन कोविशील्ड जो है ये डेवलप किया गया है एस्ट्रा, यूके की कंपनी है एस्ट्राजेनिका, और साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये कोविशील्ड को डेवलप किया है।
लेकिन एक हमारा इंडिजिनस वैक्सीन है और वो है कोवैक्सीन, ठीक है, जिसको डेवलप किया है भारत की हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक। कोरोना वायरस के कारण होता है कोविड-19 बीमारी। कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर से और देखते देखते ही ये पूरी दुनिया को चपेट में ले चुकी है और पूरे दुनिया में फैल चुका है। और उसके बाद भी अपना ये अलग अलग म्यूटेशन करता रहता है और म्यूटेशन के बाद अलग अलग जो है इसके म्यूटेशन के नाम भी आए हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा टाइप के भी आए हैं। फिर एक था क्या है, ओमिक्रॉन, ठीक है। ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए इसका मतलब इसको मालूम करने के लिए CDRI ने एक टेस्टिंग किट डेवलप किया है और टेस्टिंग किट का नाम है ओम, ठीक है। ये भारत का इंडिजिनली डेवलप्ड है, भारत का खुद का डेवलप किया हुआ है। CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो किसके अंडर आता है, CSIR के अंडर आता है ये इंस्टीट्यूट, CSIR, तो ये याद रखिएगा। ओम ही नहीं बल्कि ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए एक और भारत में ही डेवलप किया गया है जिसका नाम है ओमिश्योर, ठीक है। और ओमिश्योर जो है इसको डेवलप किया है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने। Who has become the highest रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल? T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने सरपास कर दिया है मार्टिन गुप्टिल को। ये प्लेयर है न्यूजीलैंड का, ठीक है, इसको सरपास कर दिया है। और विराट कोहली जो हैं इनको लीडिंग रन गेटर के तौर पर अवार्ड दिया गया है। इंडियन रेलवेज फर्स्ट सोलर प्लांट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो भारतीय रेलवे का पहला सोलर प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारतीय रेलवे का ये पहला सोलर प्लांट होगा और ये किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के बीना एक प्लेस है, वहाँ पे बनाया जाएगा। 1.7 मेगावाट की कैपेसिटी होगी यहाँ पे। और किस कंपनी द्वारा ये बनाया जाएगा? तो भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल और CM हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। केन रिवर को बेतवा रिवर से लिंक करने का ये जो प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश में है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में यूनियन बजट जो निकला है उसमें केन बेतवा के लिए पैसे अमाउंट जो है एलोकेट किए गए हैं। जबकि बिहार का एक लिंकिंग प्रोजेक्ट था कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बिहार गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही थी केंद्र सरकार से कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में शामिल कर दो, ताकि ऑब्वियसली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको थोड़े इसमें कम पैसे देने होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर सेंट्रली ज़्यादा इसमें मिलेगा पैसे।
रिसेंटली ISFR 2021 का रिपोर्ट आया है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हाल ही में रिलीज़ किया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश ही वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर सबसे ज़्यादा अगर है तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो या तो आप परसेंटेज वाइज कहें कि मध्य प्रदेश के एरिया के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसे बोले दोनों ही कारणों में मध्य प्रदेश, सॉरी परसेंटेज वाइज अगर आप कहोगे तो ये मिज़ोरम को चला जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज वाइज किसी राज्य में फॉरेस्ट एरिया कवर है तो वो मिज़ोरम में है, और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट्री कवर सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए एरिया वाइज। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वो स्टेट है, ये मैं बताना चाह रहा था, अरुणाचल प्रदेश वो स्टेट है जो परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखो या फिर आप एरिया वाइज देखो तो ये सेकंड पोजीशन पे रहेगा हमेशा भारत में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में। ठीक है, हेमनंद बिस्वाल हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। हेमनंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया है, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे किस राज्य के? ओडिशा। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ओडिशा के हेमनंद बिस्वाल पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनफैक्ट ओडिशा के फर्स्ट, ठीक है, ओडिशा के फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे। क्या? फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर। और ये कौन से ट्राइब थे? भोयान ट्राइब। ठीक है, उड़ीसा में आपको मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिमलीपल टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क, और आपको यहाँ पे मिलेगा सतकोशिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। ठीक है, इटली विल रिटर्न द स्टैचू ऑफ अवलोकितेश्वर पद्मपणि विच वॉज स्टोलन फ्रॉम विच स्टेट। इटली वापस लौटाएगा अवलोकितेश्वर पद्मपणि की प्रतिमा जिसकी चोरी किस राज्य से हुई थी? यह है अवलोकितेश्वर पद्मपणि की स्टैचू। ये स्टैचू बुद्धिस्ट से बिलोंग करती है। ठीक है, बुद्धिस्ट धर्म से ये बिलोंग करती है ये स्टैचू। ठीक है, और ये कहाँ से चोरी करी गई थी? ये चोरी करी गई थी बिहार से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है गया। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है, कौन सा मंदिर? कुरकीहार मंदिर। ठीक है, यहीं से इस मूर्ति को चुराया गया था। मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट में जाकर फिर इलीगल तरीके से इसको बेच दिया गया था और इटली में था, एंड डिप्लोमेटिक माध्यम से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वापस मंगवा लिया है। और हाल ही में कुछ स्टैचूज़ को कुछ देशों से लाया गया है डिप्लोमेटिक तरीके से, और जैसे अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, एक स्टैचू था देवी, कौन सी देवी थी? अन्नपूर्णा देवी। इसको किस देश ने लौटाया है? कनाडा ने। और ये कहाँ से चोरी किया गया था ये अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति? उत्तर प्रदेश के काशी से। तो इसको स्थापित कर दिया गया है काशी विश्वनाथ टेम्पल में। कौन? अन्नपूर्णा देवी की स्टैचू। और एक 500 साल पुराना हनुमान जी की स्टैचू जो है वो लौटाएगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये कहाँ से चोरी हुई थी? तमिलनाडु से। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा किस कंट्री ने इसको लौटाया है और
देश के मतलब भारत में किस स्टेट में इसको स्थापित किया गया है या फिर किस स्टेट से इसको चुराया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये पहली विमेन चेयरमैन है और ये हैं माधवीपुरी बुक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द क्राफ्ट फेस्टिवल कॉलसेंस क्राफ्ट कल्चर कम्युनिटी क्लाइमेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। शिल्प महोत्सव संयोजक शिल्प संस्कृति समुदाय जलवायु का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है इस क्राफ्ट फेस्टिवल का? यूनियन मिनिस्टर हैं मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी हैं क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। और आप अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट रैंक मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है वो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो मीनाक्षी लेखी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये दो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेंगी। और वो कौन कौन? तो एक तो जी किशन रेड्डी हैं, ठीक है, ये मिनिस्टर फॉर कल्चर हैं जी किशन रेड्डी। और एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है। तो इन दोनों को रिपोर्ट करेंगी कौन? मीनाक्षी लेखी। और मीनाक्षी लेखी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 टूर्नामेंट शेड्यूल्ड टू स्टार्ट? आईपीएल 2022 टूर्नामेंट कब शुरू होने वाला है? तो ये शुरू होने वाला है 26 मार्च से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में बीसीसीआई ने इसका अनाउंसमेंट करा है। 10 टीम होंगी इस बार 2022 में और 74 मैचेस होंगे, ठीक है। इस बार 2 नई टीम बनी है। एक तो है लखनऊ सुपर जायंट्स, ये एक नई टीम है जिसके कैप्टन होंगे केएल राहुल। और एक और टीम है जिसका नाम है गुजरात टाइटंस, ठीक है। इसको मतलब इसकी कैप्टेंसी किसने संभाली है? तो हार्दिक पांड्या ने। तो ये याद रखिएगा। और एक आईपीएल टीम है सीएसके चेन्नई सुपर किंग जिसके कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी। ये पहली ऐसी स्पोर्ट्स कंपनी बनी है जो यूनिकॉर्न में शामिल हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, कार्लोस अल्कारेज द यंगेस्ट एटीपी 500 विनर बिलोंग्स टू विच कंट्री? सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता कार्लोस अल्काराज किस देश के हैं? तो देखिए, कार्लोस अल्कारेज जो है ये 18 साल का यंग बॉय है जिसने रियो ओपन टेनिस टाइटल को जीत लिया है। किसको हरा के? डिएगो स्कैट्समैन को हराकर ये जीत लिया है जो कि ब्राज़ील का है, ठीक है। और रियो ओपन टेनिस में ये जीता है कौन? कार्लोस अल्कारेज ने। और ये कहाँ का है? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ये है स्पेन का। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड।